डिस्कस करने वाले हैं। एक आर्टिकल जो आया है कि द हिंदू के अंदर, उसका टाइटल दिया हुआ था द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज़ ग्लोबल राइज और इट्स रीजनल डिक्लाइन। मतलब इस आर्टिकल के में वो कहना चाह रहे थे कि किस प्रकार से इंडिया राइज तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो आसपास के रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ के अंदर वो डिक्लाइन कर रहा है। तो इसका सिंपल सा रीज़न तुम समझ सकते हो कि एक सिंपल सा रीज़न है कि चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली, और साथ ही साथ में जो आसपास के जो कंट्रीज़ है ना, वो भी काउंटर बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, इंडिया अपने आप को, कि अपने यहाँ पे एक तरफ से केवल ओनली इंडिया की डोमिनेंस ना बढ़ जाए, इसलिए वो चाइना की एंट्री इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए हम ये पूरा आर्टिकल्स देखते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए इसमें। ठीक है, पहली चीज़ कि हमने रीज़न देखने की किस प्रकार से कौन कौन सा रीज़न है जो कि इंडिया को ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हैं और इंडिया का ग्लोबल राइज के अंदर हेल्प कर रहे हैं। पहला ये कि हमारी एब्सोल्यूट पावर, क्योंकि जो हमारी एब्सोल्यूट पावर है, हम कंटिन्यूसली इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ रेट एकदम अच्छी है, मिलिट्री पावर अच्छी है, और साथ ही साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कि यंग डेमोक्रेसी है। ये एक मेन कारण है जिस वजह से इंडिया को एक ग्लोबल राइज के रूप में देखा जा रहा है, विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही हमारा कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारी एंट्री हुई है, जैसे कि G20, G7, क्वाड, ब्रिक्स, SCO। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमें जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मिल रही है, हमारी एंट्री हो रही है। इसका ये मतलब हो रहा है कि इंडिया की हर कोई पूछ रहा है कि इंडिया ठीक है, इंक्लूड हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है कि अगर बहुत हम एक बिग पावर पूरे ग्लोब के साथ में रहेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ में नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि जो इंडिया ग्लोबल फोकस है, पूरे ग्लोब का जो ग्लोबल फोकस है ना, इंडो पैसिफिक के ऊपर पूरा कंसंट्रेट हो गया है। तो इस वजह से इंडिया यहाँ पे एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा। इस वजह से इंडिया को ग्लोबल राइज के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया ग्लोबली अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। ये रीजन्स है। अब इसके साथ में हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रीजनल पावर के अंदर इंडिया का डिक्लाइन हुआ है। देखो, हम सिंपल सी बात देखते हैं कि डिक्लाइन किस सेंस में होता है। हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम पिछला देखें कि हम कोल्ड वार्स के जो ईरा था उसके अंदर इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथन कर लिया था। उसमें हमने नेम के बारे में पढ़ा है कि जो नेम इंस्टीट्यूशन थे, कि हम किसी के अंदर भी ना तो कोल्ड वार में ना तो रशियन के साथ जाएंगे, ना कम्प्लीटली USA के साथ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और उनको स्ट्रेंथन दिया। इससे इंडिया की अलग पहचान बनी, कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बना था। अब वो इन्फ्लुएंस उसके कंपेयर के अंदर बहुत ही डिक्लाइन आया है। ठीक है, एक कारण। और दूसरा ये है कि इसमें इस टाइम पे करंटली चाइना का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है। और अब देखते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो कि मेनली 4-5 फैक्टर्स होंगे। पहला कि इंडियन इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होता जा रहा है। इंडिया का खुद का इन्फ्लुएंस तो डिक्लाइन हो रहा है और ग्लोबल प्रोमिनेंस बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन्होंने राइटर्स ने बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी थी कि किस प्रकार से इंडियन इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो रहा है, कि जैसे अमेरिका अब विड्रॉल कर जा रहा है, चाइनीज़ अपना प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है, और इंडिया पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। नेगेटिव इफेक्ट किस प्रकार से होगा कि अगर जब ग्लोबल काउंटरिंग देखें कि चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ एक इंडिया को देखा जा रहा है, एज ए ग्लोबल पावर नहीं देखा जा रहा है इंडिया को, सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए देखा जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइड है। इंडिया को डायरेक्टली ग्लोबल पावर देखो ना, अगर आपको देखना ही है तो है, केवल काउंटर के लिए देख रहे हो, मतलब आपको सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहा है। अगर मान लो चाइना कमज़ोर हो जाता है तो फिर इंडिया को तो कुछ समझेंगे ही नहीं वो। तो ये तो गलत चीज़ है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडियन इन्फ्लुएंस तो कम हो रहा है और ग्लोबल प्रोमिनेंस बढ़ रहा है। मतलब ग्लोबली जो पावर्स आ रही है वो एक अपने सेल्फ सेंट्रिक पर्पज के लिए आ रही है। इसके अलावा जो हमारी नेबरिंग जो कंट्रीज़ है ना, उनकी अब अपनी अलग एक स्ट्रेटजीज बनाई है उन्होंने बैलेंसिंग बार्गेनिंग करने लगे हैं, हेजिंग करने लगे हैं, ठीक है, बैंड वॉगनिंग करने लगे हैं। और इसके अलावा वो चाइना को एकदम परस्यू कर रहे हैं ताकि बेनिफिशियल काउंटर बैलेंस कर सके इंडिया को। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि वो इंडिया को बैलेंस करने के लिए सोच रहे हैं। तो इसमें दूसरा फैक्टर हो जाएगा कि हमारी नेबर्स की पॉलिसीज़, उनकी स्ट्रेटजीज़ किस प्रकार से बदली है। इसमें एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं किस प्रकार से श्रीलंकन गवर्नमेंट्स ने किस प्रकार से चीज़ें की हैं, मालदीव्स ने किस प्रकार से चीज़ें की हैं। ठीक है,
वो सारे एग्जांपल्स इसको सपोर्ट में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम अगला पॉइंट देखते हैं कि किस प्रकार से चाइना का राइज़ होता है, किस प्रकार से चाइना का राइज़ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ रहा है। ये पूरी इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कंपिटिटर जियोपॉलिटिकली इतना कंपिटिटर बन रहा है, और वो भी नेबरिंग कंट्री होगी, कोई नेबरिंग सुपर पावर इंडिया के पास, इस इंडिया के से इतनी टक्कर हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि जो साउथ एशिया है उसके अंदर यूएसए तो जैसे ही बाहर निकल गया तो वो जगह खाली हो गई, ठीक है, और जगह खाली हो गई तो उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो क्या हो रहा है कि चाइना ने वहाँ पे अपनी एंट्री बना ली, और इसी टाइम पे इंडिया को वहाँ पे फोकस करना चाहिए था, बट इंडिया ने वहाँ पे फोकस नहीं किया। इंडिया ने अपना शिफ्ट कहाँ पे कर लिया, इंडो पैसिफिक रीजन पे, तो जिससे कि काउंटर बैलेंस नहीं हो पाया और बीजिंग ने अपना फेवर वहाँ पे जमा लिया है। तो ये एक अनदर रीज़न है कि चाइना का अपनी राइजिंग और इसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो हमने ये फैक्टर्स पॉइंट देख लिए, 3 फैक्टर्स पॉइंट देखे। ये पहला फैक्टर पॉइंट्स ये था कि किस प्रकार से इंडियन इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो रहा है, ग्लोबल प्रोमिनेंस बढ़ रहा है, नेबर कंट्रीज़ की स्ट्रेटजीज़ क्या है, वो चाइना किस प्रकार से राइज कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इम्प्लीकेशंस, कि जो ये पैराडॉक्स हो रहा है कि किस प्रकार से दो अलग अलग चीज़ें हो रही है, ये पैराडॉक्स है कि किस प्रकार से इसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है। अब देखो, इंडिया खुद वो कहता है कि मैं ग्लोबल लीडर हूँ, कि हम ग्लोबल लीडर हैं, तो ग्लोबल लीडर है तो आपको ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, इंडिया के जो ग्लोबल गोल्स हैं ना, इन पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है कि ग्लोबल गोल्स किस प्रकार से इम्पैक्ट होने वाले हैं, कि उनकी जो भी इंडिया का, जैसे कि योग को लेके या फिर जो नई क्लाइमेट चेंज को लेके इंडिया के जो अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, उनको इम्पैक्ट करने वाला है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस उठाने वाला है इंडिया के ऊपर कि भाई तुम बात करते हो जियोपॉलिटिकल रूप से तुम आगे आओगे, लीड करोगे पूरे एशिया की जब पूरे सुपर पावर होगा तो वो लीड करेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके पास आ रहा है तो फिर आप लीड करोगे। तो इन्होंने सीधा कहा है कि आप अपने आसपास के पेरिफेरल कंट्रीज़ को तो मैनेज कर नहीं पा रहे हो, हैं, पूरी ग्लोबल लीडर की बात कर रहे हो, अब पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर कि इसके अंदर अपना महत्वपूर्ण रोल निभाने की बात कर रहे हो, तो कैसे कर पाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, मतलब ये एक इम्प्लीकेशंस हो सकता है कि इस प्रकार से नेगेटिव इमेज बनेगी इंडिया की। लेकिन अब इसके लिए चलो ठीक, अब हमें सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। तो क्या स्टेप करना चाहिए कि वापस से इंडिया की रीजनल प्रोमिनेंस बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो पहली चीज़ तो इंडिया को ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा अपने नेबरिंग कंट्री को। अब क्या है ना कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है। आइडेंटिटी क्राइसिस में क्या हो रहा है कि वो मान ही नहीं रहे हर चीज़ को, जैसे कह रहे हैं कि भाई हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम ले देते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया भाई, सब कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। नेपाल वालों को कह रहे हैं कि नहीं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भूटान वालों को भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान वालों को भी यही कह रहे हैं, इधर श्रीलंका में भी यही कह रहे हैं। तुम सारी कहानियाँ बना दी हो, और इधर इंडोनेशिया सब में जाके तुम सिर्फ हिंदुत्व की वाली एक कहानी बन गई है, और या फिर रिलीजियसली एक कहानी बन गई है, और आप सभी को एक ही छत्र छाया के अंदर ले रहे हो। आप उनको नेबर समझ नहीं रहे हो, उनको समझ रहे हो कि ये सब इंडिया का पार्ट है, तो इससे उनकी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, इस वजह से वो लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले उनको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि वो आपके नेबर हैं, और जो पहले 15 साल पहले या उससे पहले जो चल रहा था ना, अब सिर्फ लेके वो सिचुएशन बदल चुकी है। तो हमें न्यू पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी नेबरिंग के खिलाफ, नेबरिंग के प्रति, कि किस प्रकार से नेबरिंग की न्यू पॉलिसीज़ हो। इसके अलावा हमें ट्रेडिशनल जो कंसेप्शन थे उनको रिविज़िट करना पड़ेगा, ठीक है, और नई मॉडर्न इंडियाज़ प्राइमेसी होनी चाहिए, कि किस प्रकार से मॉडर्न इंडिया की प्राइमेसी होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया को लेके, साउथ ईस्ट एशिया को लेके। इसी प्रकार से हम एक स्टेप और कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हम सीधा जाएं और चाइना को मैच करें, चाइना जो कर रहा है, चाइना जिसमें घुस रहा है वही उसको जाकर हम काउंटर करें, नहीं, हमें वो नहीं करना। हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, इंडिया को फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। अपनी इंडिया की स्ट्रेंथ क्या रही है कि वो जैसे कि रिलीजियसली वो आगे जाता है, सॉफ्ट पावर के रूप में आगे जाता है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स बिल्ड करता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ उसी तरीके से आना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि ऑथर्स ने मेंशन किया है कि हमें बुद्धिस्ट हेरिटेज के थ्रू हम अपना प्रोमिनेंस वापस से साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में अपना सकते हैं, क्योंकि वहीं पे इंडोनेशिया है, ठीक है, और इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और इन सब कंट्रियों में काफ़ी, थाईलैंड हो गया, काफ़ी बुद्धिज़्म का एक इन्फ्लुएंस रहा है। हाँ, वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट जमा सकते हैं, वापस रिलीजियसली अपने कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं।
इस और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं आगे, कि हम क्या कर सकते हैं, लिवरेज कर सकते हैं मेरीटाइम एडवांटेजेस को, कि जो जो मेरीटाइम एडवांटेजेस है ना, कि हम हमारे पास पूरा इंडियन ओशंस है, तो वहाँ पे हम लीड करते हैं, तो हम वहाँ पे उसको एक वो बनाए, ढाल बनाए कि ये हमारा इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन को ढाल बनाना है। इंडियन ओशन को कहना है कि आप इंडियन ओशन में आप अलग अलग देशों को लेके आओगे, कि आप भी अपनी भूमिका निभाओ, आप भी अपनी भूमिका निभाओ, ठीक है। तो इसमें हम लीड करेंगे, इंडिया का बोलबाला रहेगा, और इससे हमारे रिलेशंस इन साउथ एशियन कंट्री से सुधरेंगे भी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स आएगी काफ़ी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम एक नए लेंस से देखना पड़ेगा, नॉन इंडिया सेंट्रिक लेंस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसके अलावा हम जो सबसे अच्छी चीज़ हम आज तक करते आए हैं, हमेशा हमने ये यूज़ किया है, सॉफ्ट पावर। हम क्या कर सकते हैं कि हम जाएंगे और उनके पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ लोकल प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ से बात करेंगे, और सिविल सोसाइटीज़ को भेजेंगे फिर, है ना, और उनसे कहे जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, कि जिस प्रकार से चीज़ें नेगेटिवली काम कर रही है उनको वापस से पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके आएंगे। और कुछ इशू जहाँ पे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वहाँ पे हमारा इम्पैक्ट डालना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें कि हमें म्यांमार क्राइसिस हो रही है, उसके अंदर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो वहाँ पे हम सॉफ्ट पावर का यूज़ कर सकते हैं, सिविल सोसाइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम पूरी की पूरी चीज़ें थोड़ा संभाल सकते हैं। और जो हमारी जो इशू आ रहा था कि रीजनल पावर के अंदर क्राइसिस हो रही थी, रीजनली हम क्राइसिस कर रहे थे, तो उसमें हम एक वापस से अपनी एक प्रोमिनेंट पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल था एक पैराडॉक्स के बारे में, जहाँ पे ग्लोबल राइज था इंडिया का, और दूसरी तरफ रीजनल डिक्लाइन। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा मेरे को आईआर के लिए। मुझे लगा कि ये टॉपिक आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, और सीधा GS2 के अंदर, GS2 में आईआर वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी जनरली पूछ लेती है। तो डेट्स वाई एक आंसर है, फॉर्मेट है जो मैंने तैयार करने की कोशिश की है आर्टिकल से। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना मेरे को। तब तक के लिए बाय।